मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया को चूज किया बिकॉज इंडिया वाज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट आज Citi never sleeps. It used to stay, but now it's going to exit retail markets in 13 countries. We are talking about the Citi Group that's shifting its focus now to wealth management and will go away from retail banking in places where it is small. What we're given to understand is that employees across multiple divisions and cities have been called into one-on-one meetings to be informed that they have been laid off. And some of them at their offices are also being told to leave within a few hours of being informed. but many MNCs shifted from India. GM गया, हार्ली डेविडसन क्विट, इवन फोर्ड ने भी अपने सारे प्लांट्स इंडिया में बंद कर चुके हैं। वोडाफोन इंडिया टैक्स केसेस में उलझा हुआ है और चाहे फार्मा, टेलीकॉम या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सभी डिफरेंट एरियाज की काफ़ी MNC से एग्जिट कर चुकी है। इवन 2014 के बाद से 2700 प्लस फॉरेन MNC ने अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए हैं। और ये स्टेटमेंट इंडिया इज ग्रेवयार्ड फॉर फॉरेन कंपनीज किस हद तक सही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बट बहुत जगह इसे मल्टीनेशनल कंपनी भी बोला जाता है। एंड बाय द वे ये दोनों ही चीज सही है। इवन इसके फुल फॉर्म से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, दैट इज मल्टीनेशनल। इसका मतलब है कई देशों में। थोड़ा डिटेल में जाएं तो इसका मीनिंग यही कहता है, एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, उसका ऑफिस, प्लांट या एक्सेट्रा स्टोर्स वगैरह किसी और देश में भी अवेलेबल है। और ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस यूरोप कॉन्टिनेंट में होगा, बट उनका प्लांट, ऑपरेशंस, स्टोर्स वगैरह डेवलपिंग नेशंस जस्ट लाइक इंडिया में ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक US बेस्ड कंपनी है, बट उसके सब ब्रांच या फिर अदर ऑफिसेज इंडिया एज वेल एज अदर डेवलपिंग नेशन में भी है। और ऐसे ही कई एग्जांपल से भरी हुई है MNC कंपनीज, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन बेस्ड हो, जस्ट लाइक TCS, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ETC। MNC का नेटवर्क बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड इन दैट वे टू MNC हैज लॉट ऑफ पावर। और किस हद तक MNC पावरफुल है कि ये अपने पावर्स का यूज या फिर मिसयूज करेगी, ये तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ही। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया एज अ नेशन जहां पर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, वहां पर ये कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई। MNC का पावर इंडिया में एक्चुअली में 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा देखने मिला, दैट इज 1980s। बट लोगों ने सबसे पहले MNC का पावर देखा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज स्पेशली इंग्लैंड दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रही थी या फिर कॉलोनीज बना के रखी थी। और इन सब चीजों में एक चीज कॉमन थी कि कोई ना कोई कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करने के लिए बैठी है विथ लॉट्स ऑफ पावर। और ये पावर इस हद तक था, वो केवल बिजनेस बस नहीं करती थी बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा थिंग। और इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आप देखते हैं इन द हिस्ट्री, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनीज, पोर्टुगीज कंपनीज, ETC। MNCs ने इंडिया को एज अ अपॉर्चुनिटी देखा इन द 1980s टाइम, क्योंकि इंडिया में कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम एक्सपेंशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा थे। एक टाइप का बोला जाए फुल कैंपस ऑफ दीज थ्री थिंग्स। और ग्लोबल कंपनीज ये जानती थी कि इंडिया कैन बी द क्रूशियल हब फॉर देम, क्योंकि इंडिया में ज्यादा सैलरी देने की जरूरत नहीं है एंड दैट टू उन्हें एक स्किल्ड पर्सन मिल जाएगा, एज वेल एज इंडिया के पीपल नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश और उनकी इंग्लिश काफी बेटर है फ्रॉम द अदर डेवलपिंग नेशन। अनफेयर एडवांटेज और मिल जाएगा कि द टाइम जोन एडवांटेज। एक चीज और मिली उस समय के MNCs को कि इंडियंस वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर वर्क लाइफ बैलेंस फॉर सैलरी इंसेंटिव्स। बट 1980s में भी MNCs जहां पर एक्सपांड कर रही थी, बट तब भी उस लेवल पे वो एक्सपांड नहीं कर पा रही थी। 1990s आने से पहले तक देयर वाज द लाइसेंस राज इन द कंट्री, सारी मोनोपोली गवर्नमेंट के पास थी। इवन देयर वाज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर द MNCs या फिर ग्लोबल कंपनीज। सारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक फियर के लिए थी कि कहीं फिर से इंडिया एक कॉलोनी बन के ना रह जाए या फिर वेसल स्टेट ना बन जाए यूरोप का। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से सारी मोनोपोली, सारी पावर, सारी रिस्ट्रिक्शन जो भी इंप्लीमेंट की जा सकती थी ऑन द डिफरेंट कंपनीज, वो सब गवर्नमेंट के पास थी। इवन उस समय के दौरान तो वो टैक्सेस ऑन पर्टिकुलर थिंग्स
इस हद तक थे कि वो 100% से भी ज्यादा थे। वो पर्टिकुलर थिंग जो कि इम्पोर्टेड है, अगर वो 1 लाख प्राइसिंग का है तो इंडिया में वो 2,10,000 तक का भी मिल सकता था। 90s आते आते तक ये पूरा सिस्टम ही अलग हो गया, क्योंकि 1990s में सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद IMF एज वेल एज वर्ल्ड बैंक के प्रेशर की वजह से ही इंडिया को एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा ओपन इकोनॉमी, और जिसका रिजल्ट हम आज की डेट में जानते हैं LPG रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। बाहर से पैसा आना शुरू हुआ और पैसों से पैसा बनने का खेल भी शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स रोज बढ़ता रहा और सरकार ने कहा कि यह उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक सुधार का नतीजा है। पिछले 25 साल में देश इसी लिबरलाइजेशन की ताकत पर आगे बढ़ा है। इस पर्टिकुलर एक फैसले की वजह से MNCs को इंडियन मार्केट में एक ग्रीन कार्ड मिल चुका था और इंडियन मार्केट में MNCs की एंट्री होने लगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिलैक्सेशन मिला, इवन फॉरेन ओनरशिप के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसेस किए जाने लगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क था बिफोर 1990s। इवन गवर्नमेंट ने भी 1990s के बाद एक सपोर्टिव अप्रोच दिखाई टू द MNCs बाय सिंपली गिविंग टैक्स रिलैक्सेशन फॉर MNC, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, IT पार्क्स बनाए गए, एज वेल एज MNC हब कहे जाने वाले पुणे, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब सिटीज पर्टिकुलर इसी सुपर रिफॉर्म ऑफ 1990 की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में 20x टाइम से भी बढ़ गया। इवन MNCs ने भी एज वेल एज प्रोफेशनल एज वेल एज फ्रेशर्स इंडियंस को हायर किया या फिर जॉब दिया, एंड इससे गवर्नमेंट वाज हैप्पी क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था एज वेल एज इंडिया का यूथ एम्प्लॉय हो रहा था। पाइपलाइन में आगे बढ़ते बढ़ते MNC वाज सो पावरफुल कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही थी उसे एक्चुअली में MNC को ध्यान में रख के ही लेती थी। प्रेजेंटली 2025 में MNCs के बहुत से कोर ऑपरेशन इंडिया में ही होते हैं, और सो 2025 में MNCs बहुत ज्यादा पावरफुल तो बना, बट देयर आर इनसाइडर प्रॉब्लम विद द MNCs टू। इन 2025 काफी चीजें चेंज हो चुकी है और 2026 में बहुत सी चीजें चेंजेस होने वाली भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट थिंग्स, दैट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस एज वेल एज डिफरेंट कंट्रीज दूसरी कंट्री पे अपना मोनोपोली जमा रही है। ये सारे रीजंस डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली MNCs को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्लो डाउन एक कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है टू जस्टिफाई द लेऑफ्स MNCs में होते हैं, और इसमें सोने पे सुहागा लगाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये पर्टिकुलर थिंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी से कर सकता है एज वेल एज बहुत इफिशिएंटली भी कर सकता है। इसलिए तो सिस्को जैसी कंपनी ने 2024 में 2 राउंड्स ऑफ लेऑफ्स करे, एज वेल एज उबर ने 6,700 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। सेम गोज विद द माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंफोसिस, विप्रो एंड अदर IT बेस्ड कंपनी एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल। और एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर लेऑफ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एक एंजाइटी फैक्टर जरूर आना तय है कि एक्चुअली में द नेक्स्ट लेऑफ की लिस्ट में ही मेरा नाम तो नहीं आ जाएगा, और ये डर हर एक एम्प्लॉय को लग रहा है। और इसी वजह से द एम्प्लॉयर्स ऑफ द MNCs एक माइंडसेट थोप दिया है कि वर्क मोर इन लेस सैलरी। ये माइंडसेट एक्चुअली में एम्प्लॉयर्स फॉलो भी कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर एक्चुअली में MNCs या फिर एम्प्लॉयर्स के हाथ में है। इसलिए तो ओपनली इंटरव्यूज में बोला जाता है ऑफ वर्किंग मोर आवर्स। If anybody that has performed much better than me in their own field, not necessarily in my field, I would respect, I would call them and I would say, where do you think I was wrong in saying this? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. मेरा एक ओपिनियन या फिर क्वेश्चन जरूर अराइज करते कि एक्चुअली में जहां पर वर्किंग मोर आवर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि कई सालों से जो फ्रेश सैलरी जो बड़ी है वो ना के बराबर है, उस पर कोई स्टेटमेंट कैसे नहीं दे रहे हैं।
और ये फैक्ट तो ये है कि एक्चुअली में इंडिया को चूज किया गया था बाय द एमएनसी फॉर द चीप लेबर एंड ऑल्सो द पीपल जो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को सेक्रीफाइस कर सकते हैं फॉर द सैलरी एंड इंसेंटिव्स। और यही दो चीजें इंडिया के परसेप्टिव्स इस तरह से बिल्ड कर दी गई है कि इंडियन पीपल शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द सिचुएशन। ऑल द सिचुएशन इट मीन्स की अवेलेबिलिटी आफ्टर द ऑफिस आवर्स टू। और इसलिए तो जब कोविड होने के बाद एक अप्रोच निकली थी और वर्क फ्रॉम होम जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा भी थी, तब भी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही प्रेफर किया गया क्योंकि इंडिया में माइक्रो मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन एवरी टास्क। बट सबसे कॉन्ट्ररी बात यह है पर्टिकुलर ऑफिस जो कि इंडिया में भी हो सकता है एज वेल एज अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अलग है। जहां इंडिया में लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेगी, अदर ऑफिस में ये वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। और ये सारे इनसाइडर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एमएनसीज की बहुत बड़ी परेशानी भी बन चुकी है। बट ये परेशानी कम हुई भी नहीं थी कि एक एक्सटर्नल फैक्टर अलग आ चुका है। Now every MNCs को चाहिए talented people in the cheap price, but पिक्चर में विलन की तरह आता है स्टार्टअप्स जो कि ना ही बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता है फ्रॉम द MNC बट ऑल्सो एक प्रॉमिसिंग इंसेंटिव्स या फिर प्रमोशंस देने की भी बात करता है। जहां पर MNCs में प्रमोशन एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो क्वार्टरली या फिर ईयरली होता है, स्टार्टअप्स इस तरह के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। स्टार्टअप्स में प्रमोशन इज बेस्ड ऑन जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी एज वेल एज स्टार्टअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगा उस बेसिस पे मिल जाता है। इसलिए तो टैलेंटेड माइंड्स एमएससी की तरफ कम इंटरेस्ट दिखाते हुए स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि स्टार्टअप नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो यंग पीपल को एक पर्पस भी देता है एज वेल एज वो स्टार्टअप उन्हें एक बिलोंगिंगनेस भी देता है। एंड यस दिस जनरेशन जो हमारी जनरेशन उन्हें स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा पसंद इसलिए भी आता है क्योंकि देयर इज द इनफॉर्मल कल्चर, फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड द बिलोंगिंगनेस इन द स्टार्टअप। ऑल्सो स्टार्टअप की एग्रेसिव हायरिंग बहुत ही ज्यादा इजी है। पर एमएनसीज में डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑफ द इंटरव्यूज, ऑफ द टेस्ट और द ग्रुप डिस्कशन। स्टार्टअप्स में ये सारे प्रोसेसेस बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सारे रीजन कहीं ना कहीं स्टार्टअप को एक ऐसी पोजीशन में ला देता है कि वो एमएनसीज को डिस्टर्ब कर सकता है, जस्ट लाइक परप्लेक्सिटी, ओपन एआई या फिर फिजिक्स वाला जैसे स्टार्टअप्स डिस्ट्रप्शन नॉट जस्ट द एमएनसीज बस स्टूडेंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्यादातर लोग इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आईटी हो, फिनटेक हो, चाहे एफएमसीजी क्यों ना हो। और एवरेज में अगर इंजीनियरिंग पास आउट का नंबर निकालें ऑफ एवरी ईयर इट्स बिटवीन 15 to 16 लाख। तो इतने सारे इंजीनियर्स में जॉब मिलना एक बड़ा चैलेंज तो है ही, बट हालत और खराब हो जाती है जब एमएनसी खुद हायरिंग कट्स करने लगती है। 2023-2024 में लास्ट 20 ईयर्स में एमएनसी ने सबसे कम हायरिंग की है एज वेल एज कुछ एमएनसी कंपनीज ने अपनी हायरिंग पॉज कर दी फ्रॉम द 1 to 2 ईयर्स। एज वेल एज कुछ एमएनसीज ने जो हायरिंग की उन्हें एक पर्टिकुलर जॉब तक नहीं पहुंचा पाई है या फिर ज्वाइनिंग लेटर तक दे पाई है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली नॉर्मल स्टूडेंट्स या फिर एवरेज स्टूडेंट्स का है, बट द टैलेंटेड माइंड आईआईटी से पढ़ने वाले भी बोला जाते हैं उसमें भी ये इम्पैक्ट काफी हद तक देखने मिला है। जहां पर आईआईटी का प्लेसमेंट 90% रहता था, अभी कुछ सालों से वो गिर के 80% तक भी हो चुका है। मतलब 20% ऑफ द पीपल इन द आईआईटी आर अनप्लेस्ड टू। और इसमें भी जब ये न्यूज आती है कि पूरे साल में 1 लाख प्लस लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, तो एंजाइटी होना तो तय है कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है और एक एडजस्टमेंट वाले फेज में ला सकते हैं कि ठीक है हम लेस सैलरी में भी काम कर लेते हैं क्योंकि जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट एज वेल। एमएनसीज के पास कुछ अनफेयर एडवांटेजेस भी हैं। एमएनसीज आर पावरफुल और इतना पावरफुल कि ये सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती है। बट बाय द वे ये सारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहीं ना कहीं मनी का पावर है। एमएनसी इस पावर दैट इज मनी पावर का फायदा जरूर उठाती है क्योंकि एमएनसी के पास इतना पैसा है कि वो पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम तक लॉस बुकिंग में भी काम कर सकती है जस्ट टू सस्टेन। इवन ऐसी सिचुएशन भी बना सकती है जहां पर वो 1-on-1 प्राइस वॉर विद स्टार्टअप्स भी जा सकती है जस्ट टू फेल द स्टार्टअप। जैसे एग्जांपल के तौर पर डायपर्स करके एक ब्रांड था जो कि डायपर्स बनाते थे एंड जेफ बेजोस द ओनर ऑफ Amazon कंपनी वांट टू बाय डायपर्स
बट डायपर्स के फाउंडर्स इस चीज के लिए मना कर दिए। अमेजोन के फाउंडर ने क्या किया, अपने साइट में डायपर्स बेचना चालू किया एंड द डायपर्स वो चीप कि एक्चुअली में अमेजोन बुक कर रहा था लॉस को और पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था अमेजोन ने पर्टिकुलर डायपर्स के लिए। और डायपर्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि उन्हें प्राइसिंग कम करनी पड़े, बट प्राइसिंग जैसे ही कम करते उनका पूरा स्टार्टअप फेल हो जाता। एज वेल एज अमेजोन के पास इतना फंडिंग था कई साल तक वो चीज कर सकते थे। स्टेटमेंट तो ये तक आई थी अमेजोन फाउंडर जेफ बेजोस की कि वो अगर फ्री में भी देना होगा डायपर्स को तो वो तक करने को तैयार है। रेस्ट में क्या हुआ कि एक्चुअली में डायपर्स वर अक्वायर्ड बाय द अमेजोन इटसेल्फ और यही कटिंग एज बेनिफिट मिलता है एमएनसीज को। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एमएनसीज, हर एक एमएनसी का कहीं ना कहीं ब्रांड है और ये ब्रांड आया है विद द ट्रस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। यही ट्रस्ट की वजह से एक्चुअली में एमएनसीज अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसिंग को थोड़ा सा प्रीमियम भी कर सकती हैं। मतलब ब्रांड का यूज करते हुए वो इजिली टैलेंटेड पीपल को हायर भी कर लेती हैं और टाइम टू टाइम उन्हें मीडिया कवरेज मिलती रहती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बट उनका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव दोनों में ही फायदा मिल जाता है। एमएनसी इतने टाइम से ऑपरेट करे कि उनका R&D सेक्शन इतना ज्यादा एडवांस है, एज वेल एज उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, उनके पास एक कटिंग डेटा एज है फ्रॉम अदर न्यूली स्टार्टअप्स। एमएनसी में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है बट एमएनसी इज इन द पोजीशन जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि पूरे सिचुएशन में देखें, उनके पास फंडिंग अच्छी है, उनके पास पीपल अच्छे हैं, उनके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट टू। बट कंपैरिजन विद द स्टार्टअप ये चीज़ नहीं कर सकता। एज वेल एज इसके स्टूडेंट परसेप्टिव में देखें तो एमएनसीज में जाना इज़ द चॉइस जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जहाँ पर स्टूडेंट ज़रूर जाना चाहते हैं। बट द फैक्ट एडवाइस इज़ कि स्टूडेंट एज अ फ्रेश अगर जा रहे हैं तो दे जस्ट डोंट रिलाई ऑन द ऑन कैंपस प्लेसमेंट टू, कि जो भी उनकी कंपनीज आ रही है ऑन द पर्टिकुलर कॉलेज बस उस पर रिलाई नहीं हो, बट ऑल्सो उनके जो अदर ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहे हो उस पर भी रिलाई हो, एज वेल एज उनकी नेटवर्किंग काफ़ी हद तक हो तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। बट कंक्लूजन में एक सॉल्यूशन देने की अप्रोच तो की गई है, बट अगर इसी वे में एक और चीज़ आ जाए दैट इज AI, जिसके कुछ अदर ही प्लान्स है तो वो आपको और ज़्यादा टेंशन में देगा। बट AI हैज सम अदर प्लान्स बट देयर इज some good plans for you too. So watch this video till the very end. I'll see you in the next video. Till then, see you. Have a good day. Hare Krishna.